Hello everyone, welcome to your On Believing channel. So, this is where we are going to discuss our next episode of the previous year questions. We are available on YouTube, Instagram, and Gmail. You can check our videos at 5 p.m., 8 a.m. in the morning, and the 9 p.m. in the evening. So, this is the website जो कि अभी in progress है. Let's discuss our next question. Arrange the following phases of microbial growth curve in correct sequence. माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व कैसे चलती है? लेट्स डिस्कस. आप लोग पॉज करके इसको आंसर देना, बट मैं आगे मूव ऑन कर रही हूँ. सो दिस इज द चार्ट जैसे हमारी माइक्रोबियल ग्रो करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, हर चीज जो होती है वो लैग फेस में होती है. लैग फेस इज इक्वल टू नो इंक्रीज इन नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरियल सेल्स. पहले एक बैक्टीरिया है जिसका कोई आगे फर्दर इंक्रीज नहीं हो रहा है. Then it's in a log phase. Log phase is an exponential increase in number of living bacterial cells. यहाँ पे बैक्टीरिया अब इंक्रीज होने शुरू हो गए. Then is a stationary phase. Stationary phase में डिवीजन सेल डिविजन आते हैं. डेथ कुछ की डेथ हो जाती है, कुछ और ज्यादा आगे फर्दर डिवाइड हो जाते हैं. देन द डेथ और द डिक्लाइन फेज, जब डिक्रीज हो जाते हैं जो बैक्टीरियल सेल्स हैं. नाउ कम अगेन टू द अनदर चार्ट, दैट इज द फर्स्ट इज द लैग फेज. लैग फेज इज जब अभी कुछ भी इंक्रीज नहीं हो रहा है बैक्टीरिया का. देन एक्सेलरेशन फेज. एक्सेलरेशन फेज में अब बढ़ना आगे शुरू हो चुके हैं, कुछ कुछ एक एक दो दो सेल्स बढ़ने शुरू हो गए हैं, अब अच्छे से ग्रोथ हो गई. फिर डिक्लाइन होने शुरू हो गए, धीरे धीरे उनके जो सेल्स है वो डिक्लाइन होने शुरू हो गए. स्टेशनरी फेज आ गया जहां पे कुछ सेल्स तो डिक्लाइन हो गए, कुछ हमारे डेथ फेज पे चले गए, एंड कुछ अभी इंक्रीज हो रहे हैं. एट द एंड डेथ फेज आ जाती है. Now come back to the question. So first is a lag phase. Lag phase में अभी कोई बैक्टीरियाज ग्रो नहीं कर रहे हैं. Then is a positive acceleration. Acceleration मतलब किसी की आगे बढ़ना, चीज का आगे बढ़ना, accelerate. So positively accelerate करना. Then exponential phase. Exponential phase is grow करना बहुत सारा. देन अब धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो गया. एट द लास्ट हम मैक्सिमम स्टेशनरी फेज पे आ जाते हैं, जहाँ पे अभी कुछ डेथ हो जाती हैं, कुछ डिक्लाइन हो जाते हैं. एट लास्ट पे अगर यहाँ पे डेथ फेज होता तो आप डेथ मार्क कर देते. आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा. चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कीप फूड वार्म ओवर लॉन्ग पीरियड. लॉन्ग पीरियड के लिए सबसे ज्यादा जो फूड को वार्म रखता है वो कौन सा है? क्या ब्रेड पैन है? दैट इज अ काइंड ऑफ पैन. माइक्रोवेव ओवंस है, ओवंस गर्म करते हैं, गर्म रखते नहीं है. बेन मेरी है, या इलेक्ट्रिक तंदूर है. तंदूर भी कुक करते हैं, वार्म रखने के लिए नहीं होते हैं. पैन भी कुक करता है, वार्म रखने के लिए नहीं होता है. बेन मैरी इज काइंड ऑफ दिस वे, जिसमें कि फूड को रखा जाता है सो दैट लॉन्ग टाइम के लिए वो वार्म रहे. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स. बहुत इजी क्वेश्चन है. कस्टम मेड स्टिचिंग मेथड बैडली अफेक्ट्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन ड्यू टू पुअर फिट. करेक्ट स्टेटमेंट हमने ये देखनी है. जब भी हम ये टेक्सटाइल में से क्वेश्चन आया, जब भी हम कस्टम मेड स्टिचिंग करते हैं, किसी के लिए कस्टम फिट गारमेंट बनाते हैं, क्या वहां पे पुअर फिट आती है? नो, वहां पे पुअर फिट नहीं, बहुत अच्छी फिट आती है जब हम कस्टमाइज करते हैं किसी के गारमेंट्स को. In custom-made stitching method, the customer gets a good fit in the garment. I feel yes, customer gets a good fit in the garment. Getting the right garment fit is an easy task in the ready-to-wear apparel industry. Yeah, सही garment fit एक रेडी टू वियर apparels में मिल सकता है? No. कस्टम मेड टेलरिंग मेथड यूजेस इंडिविजुअल मेजरमेंट्स. यस, कस्टम मेड में हम इंडिविजुअल के अपने मेजरमेंट्स लेते हैं. रेडी टू वेयर में किसी के लूज हो सकता है, किसी के टाइट फिट हो सकता है. ईच कंपनी हैज इट्स ओन मेजरमेंट चार्ट व्हिच रिफ्लेक्ट्स इट्स कॉमन स्टैंडर्ड इन द मार्केट. यस, हर एक कंपनी के अपने मेजरमेंट चार्ट्स हैं जो कि कॉमन स्टैंडर्ड्स को मार्केट में दिखाती है. तो ये भी पॉइंट ठीक है. तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बेसिकली आपके टेलर मेड जो गारमेंट्स होते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन था फ्रॉम द टेक्सटाइल से. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. डायगोनल लाइंस इन इंटीरियर्स सजेस्ट. जो डायगोनल लाइंस हैं, अगर हम कभी भी वॉल पे ऐसे डायगोनल लाइंस दिखा दें तो वो क्या दिखाएंगी हमें? तो पहले लाइन समझते हैं. लाइंस किस तरह की होती हैं? हमें पता है लाइंस बहुत तरह की होती हैं.
हॉरिजॉन्टल लाइंस भी होती हैं, हॉरिजॉन्टल इस तरह से होती है, वर्टिकल लाइन भी होती है, डायगोनल लाइन भी होती है, कर्विंग लाइन भी होती है। आइदर ये क्वेश्चन आज इंटीरियर से आ गया, कल को हो सकता है टेक्सटाइल से, अपैरल से आ जाए। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो हमेशा हमें बैलेंस, स्टेबिलिटी दिखाती है। कैसे हम जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं, हम किस पोज पे होते हैं? हॉरिजॉन्टल पोज पे होते हैं, राइट? तो वो हमें स्टेबिलिटी देती है, ग्राउंडिंग देती है, रेस्ट देती है, एम्फेसिस एंड डायरेक्शन देती है। एम्फेसिस का मतलब होता है फोकस, किसी एक चीज पे फोकस लगाना, एंड डायरेक्शंस देती है। वर्टिकल लाइंस क्या करती हैं? अब कैसे वर्टिकल लाइन में हम स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं, वो हमेशा हमें बैलेंस, हम 2 पैरों पे बैलेंस करते हैं जब भी हम एक स्टैंडिंग पोज़ीशन पे होते हैं, तो ये हमें बैलेंस देती है। ये हमें थिंक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, ये हमें स्ट्रेंथ देती है, ये हमें एलिवेशन देती है। डायगोनल लाइन्स कैसी होती हैं? ऐसे इस तरह फॉर्म में होती हैं, डायगोनली फॉर्म में होती हैं। तो ये हमें डायनेमिक मूवमेंट के बारे में बताती है, कैसे हमारी आई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रही है। उस डायनेमिक पॉइंट को ये बताती है, ट्रांसफॉर्मेशन को बताती है, फ्रीडम को बताती है। कर्विंग लाइन्स, जब भी हम कर्विंग लाइन्स होती हैं, तो वो हमेशा सर्कुलर, फ्री फॉर्म, आर्किंग, नेचुरल, ऑर्गेनिक, प्लेफुल एंड सूदिंग को बताती है। अगर हम गारमेंट्स में बात करते हैं तो कर्वी किसकी होती है? वीमेन्स की बॉडी जो होती है वो हमेशा कर्वी फॉर्म में होती है। तो वो हमेशा नेचुरल फॉर्म में होती है, ऑर्गेनिक फॉर्म में होती है। तो ये प्लेफुल, सूदिंग, नेचुरल, ऑर्गेनिक को बताती हैं जो कर्विंग लाइन्स हैं। राइट? सो डायगोनल लाइंस क्या बताती हैं? डायनेमिज्म, डायनेमिक मूवमेंट बताती है, हमारी आई फ्रॉम द वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट तक मूव करती है। रिलैक्सेशन, रेस्ट, स्टेबिलिटी, अलर्टनेस। रिपोज का भी मतलब क्या होता है? रिपोज का भी मतलब होता है स्टेबिलिटी। सो रिपोज, ये सारा जो बैलेंस है, ये सारे हमें वर्टिकल लाइंस बताती हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ फूड पैकेजिंग? जो पैकेज होता है फूड का, उस पे सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शंस क्या हैं? टू प्रिजर्व द क्वालिटी एंड फ्रेशनेस ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स, क्या क्वालिटी एंड फ्रेशनेस के लिए हम फूड पैकेजिंग को करते हैं? क्या हम टेस्ट और ज़्यादा बेटर करने के लिए फूड प्रोडक्ट्स को पैकेज कर देते हैं? क्या हम उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कस्टमर तक पहुँचाने के लिए फूड को पैकेज किया जाता है? क्या फूड प्रोडक्ट को प्रोवाइड करने के लिए पैकेज किया जाता है? या उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को एनहांस करने के लिए फूड प्रोडक्ट को पैकेज किया जाता है? तो लेट्स सी द आंसर, ए, सी एंड डी। बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन था। टेस्ट तो एनहांस करता ही नहीं है जब भी हम फूड पैकेजिंग करते हैं। उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू तो उतनी ही रहेगी जितनी है। उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कैसे इंक्रीज़ हो जाएगी? एक फूड प्रोडक्ट की जितनी न्यूट्रिशनल वैल्यू उतनी ही रहेगी। फूड पैकेजिंग का उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो किसके साथ है? एक तो क्वालिटी जैसी है वैसी रह सके, फ्रेशनेस रह सके फूड, इन्फॉर्मेशन हम कस्टमर तक पहुँचा सकें कि ये वैलिड फूड है, प्रोवाइड द फूड प्रोडक्ट और फूड प्रोडक्ट को दे सकें। ये सारे हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। आई होप ये क्लियर हो गए होंगे आपको। तो हमने दिसंबर 2023 के 30 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही होंगी। सो अगर अच्छी लग रही हैं तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।